A disk and a sphere of same radius but different masses। एक डिस्क है और एक स्फेयर है, दोनों का रेडियस सेम है बट मास अलग अलग है। एक का मास कैपिटल एम ले लेते हैं, एक का मास स्मॉल एम ले लेते हैं। रोल ऑफ ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम अल्टीट्यूड एंड लेंथ। दोनों को एक सेम इंक्लाइंड प्लेन से रोल कराया गया। तो दोनों को एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल कराया गया, सेम इंक्लाइंड प्लेन जिसका हाइट और लेंथ सेम हो। जैसे इस तरीके से इस लेंथ को एल मान लेते हैं और ये थीटा इंक्लाइंड है। विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। तो दोनों में से कौन सा प्लेन के बॉटम में सबसे पहले कौन जाएगा दोनों में से, तो देखते हैं इसे। तो एक ये है, मान लेते हैं स्फीयर है ये, तो ये रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पे। इसका मास mg है, इधर लगेगा mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता, एकदम जीरो होता, अगर फ्रिक्शन जीरो होता तो ये रोल करता ही नहीं, सीधा ऐसे गिर जाता। बट क्योंकि फ्रिक्शन है तो ये जो यहाँ पे छोटे छोटे, समझो कि ये छोटा सा फ्रिक्शन है, छोटा छोटा यहाँ पे फ्रिक्शन है, रुख रहा है प्लेसेस। तो और ये प्लेन का भी प्लेस रुख रहा है। तो ये जैसे कि ये रहा मेरा प्लेन, ये रहा प्लेन और ये है ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से रखा हुआ है। तो अगर इसमें फ्रिक्शन रहा, अगर नहीं रहा तो ऐसे, और अगर रहा तो इस तरीके से घूम जाएगा, नहीं तो ऐसे चलता जाएगा, है ना। अगर नहीं रहा तो सीधा ऐसे चला जाएगा। ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल को ध्यान से देखो, जो पार्टिकल स्फीयर का और प्लेन का पार्टिकल को देखते हैं, तो अगर इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है तो लॉक हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। और नीचे ग्रेविटी तो उसे खींच रहा है, तो ये जो इंटरलॉक है इस तरीके से, ये स्फीयर वाला पार्टिकल और ये प्लेन वाला पार्टिकल, ये स्फीयर वाला पार्टिकल इस तरीके से इंटरलॉक है। और धरती तो नीचे की ओर खींच रही है mg sin थीटा से, तो ये ऐसे ढूलेगा, ऐसे गोल घूम जाएगा, रोल कर जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला ऐसे इसे खींच देगा, टेंजेंशियली फोर्स लगाएगा। प्लेन का रुखरा पार्टिकल है जो इस तरीके से टेंजेंशियली फोर्स लगाएगा, तो ये ऐसे गोल घूम जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा है और इसका रेडियस r है। तो इस पे mg sin थीटा फोर्स लग रहा है नीचे, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स ये ma लगा। तो यहाँ से ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स के जैसा काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, किसके वजह से, तो वो इन दोनों के जो पार्टिकल जो पॉइंट टच हो रहा है, वो दोनों पॉइंट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है। प्लेन का पार्टिकल्स स्फीयर के पार्टिकल्स पे इधर फोर्स लगा रहा है, और स्फीयर पे एक इधर फोर्स लग रहा है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये ऐसे टॉर्क इसमें आ गया और ऐसे घूम गया। तो टॉर्क इसके वजह से लग रहा है, तो टॉर्क निकाल लेते हैं। और ये रेडियस r परपेंडिकुलर है, तो r क्रॉस एफ एस
force, that is RF sin theta is 90, so RF. अब इसी टॉर्क को हम I अल्फा भी बोल सकते हैं, और यहाँ से हमें मिल गया फ्रिक्शनल फोर्स। ये अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसका लीनियर, और ये ए क्या है? यहाँ पे जो ए दिख रहा है, ए है लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये हम यहाँ रखते हैं, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस आई अल्फा बाई आर। यहाँ मुझे चाहिए, क्वेश्चन पूछा है कि स्फेयर और डिस्क दोनों में से पहले कौन नीचे पहुंचेगा, मतलब किसको कम समय लगेगा। तो मुझे टाइम चाहिए, और ये टाइम किस पे डिपेंड करेगा? तो टाइम डिपेंड करेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जल्दी गिर जाता है तो इसका मतलब कि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा रहा होगा, है ना। दोनों का यहाँ से गिराया गया है, फॉल कराया गया है, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे आते आते कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे हर पल चेंज हो रहा है, पर एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा लगता रहेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो ये बॉडी एज अ सिंपल ब्लॉक जैसा काम करेगा, जैसे ब्लॉक गिराते थे और स्लाइड करके गिरता था। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो ये ब्लॉक की तरह सिंपल स्लाइड करते हुए एम जी साइन थीटा फोर्स से, या ये कहें कि जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। पर क्योंकि अब एक फ्रिक्शन लग रहा है, और तो वो उस एम जी साइन थीटा में कुछ कमी करेगा। फोर्स में जो एम जी साइन थीटा से गिर रहा था, अब एम जी साइन थीटा से नहीं, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन से गिरेगा। मतलब कुछ जो पहले जी साइन थीटा से गिर रहा था, अब कुछ कम, जी साइन थीटा से कम एक्सेलरेशन में गिरेगा, और वही एक्सेलरेशन हमें निकालना है। अगर वो एक्सेलरेशन हम जान लेते हैं तो हम ये जान जाएंगे कि वो कब नीचे पहुंचेगा। जिसका ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, नीचे की ओर, इस डायरेक्शन में जिसका ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा वो नीचे जल्दी पहुंचेगा। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये नीचे पहुंचने का काम, अब एक्सेलरेशन यहाँ दो तरह का है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन और एक लीनियर एक्सेलरेशन। तो कौन सी एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं? तो हम उस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं जो इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लाने का काम कर रही है, और वो है लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो लीनियर एक्सेलरेशन है जो यहाँ से यहाँ ला रहा है। तो जिसका लीनियर एक्सेलरेशन ज़्यादा, उसमें टाइम कम लगेगा। और तो इस तरीके से हम यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या हम इसे लीनियर के टर्म में लिख सकते हैं, इस एक्सेलरेशन को, एंगुलर को, ताकि हम पूरा लीनियर एक्सेलरेशन एक तरफ रख के निकालें। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? तो अगर आप भूल रहे हो कि क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल सा आप ऐसे कर सकते हो कि एक सर्कल बनाओ और एक आर रेडियस पे एक पार्टिकल को रखो, और इमेजिन करो कि ये एस डिस्टेंस कवर किया और थीटा एंगल बनाया, ठीक है। ये आर्क लेंथ कुछ एस आर्क कवर किया और थीटा एंगल बनाया, ठीक है। ये एस अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एस इज इक्वल टू आर थीटा,
अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी, ds बाई डी टी बिकम भी आर ओमेगा। इसी तरीके से फिर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर आर और ओमेगा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा। तो ये रिलेशन होता है। तो ए में एम जी साइन थीटा माइनस आई बाई आर और अल्फा बिकम ए बाई आर। अब यहाँ से हम ए निकालेंगे, ए में इधर आया तो प्लस ए आई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ से ए निकालेंगे, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है उसका ये एक्सप्रेशन आया। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि दोनों का अलग अलग मास है, तो यहाँ से तो देखने पे लग रहा है कि हमारा लीनियर एक्सेलरेशन मास पे भी डिपेंड करता है। पर अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखते हैं तो मास पूरा कट जाएगा। एम जी साइन थीटा एम 1/r स्क्वायर और फोर स्फेयर, अगर हम स्फेयर की बात करें तो 2/5 एम आर स्क्वायर फोर स्फेयर। तो एम कॉमन लेकर काट देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा बाई 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा 1/r स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा तो 2/5 जी साइन थीटा 7/5। तो 5/7 जी साइन थीटा। पहले अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये जी साइन थीटा से नीचे उतरता, पर क्योंकि फ्रिक्शन है तो ये अब 5/7 जी साइन थीटा से नीचे उतरेगा। फोर स्फेयर, यह स्फेयर का एक्सेलरेशन है। और अब डिस्क का निकालते हैं और फिर कंपेयर करेंगे। तो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आया था ए बराबर एम जी साइन थीटा बाय एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। एम जी साइन थीटा एम प्लस आई, डिस्क का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस हाफ। तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा 3/2 2/3 जी साइन थीटा। तो डिस्क का हो गया 2/3 जी साइन थीटा और स्फेयर का था 5/7 जी साइन थीटा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे डिस्क का एक्सेलरेशन 0.66 आता है जी साइन थीटा इंटू 0.66 और इसका आएगा 0.7। तो स्फेयर का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, लीनियर एक्सेलरेशन ज़्यादा है डिस्क से, तो वो उसका टाइम
कम लगेगा डिस्क से। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, तो जिसका टाइम कम लगा मतलब स्फेयर। ये जो अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला, और ये एक्सेलरेशन हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ऑफ एनर्जी की मदद से भी हम निकाल सकते हैं। क्या था कि एक इंक्लाइन प्लेन था और ये कुछ थीटा एंगल से इंक्लाइन था, ये एक बॉडी था जो रोल भी कर रहा था और रोटेशनल मोशन भी कर रहा था और ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा था। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई। ये h हाइट का था। यहाँ पे अलग अलग बॉडी, कभी स्फेयर तो कभी डिस्क कभी सिलेंडर, ये सब रखा जा रहा है। तो खैर उसका तो अलग अलग आई होगा, बस मास m मान लेते हैं इसका। खैर हमने देखा था कि एक्सेलरेशन फॉर स्फेयर आया था 2/3 g साइन थीटा। इसमें मास कहीं नहीं दिख रहा है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन भी ऐसा ही था कि 3 जो इक्वेशन था v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहीं भी आप मास नहीं देखोगे। तो किस बॉडी का कैसा एक्सेलरेशन होता है ये मास पे डिपेंड नहीं करता। तो चलते हैं इसमें। तो इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर बॉडी है तो उसमें एक एनर्जी है और वो क्या है mgh, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब बॉडी यहाँ आ जाएगा विथ वेलोसिटी v, यहाँ पे कुछ v डैश है, तो यहाँ पे v वेलोसिटी से यहाँ जब आ जाएगा तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी एंड दैट इज हाफ mv²। और क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो इसके पास एक और वेलोसिटी होगी दैट इज हाफ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का रोटेशनल में, और ओमेगा², यहाँ पे कुछ ओमेगा होगा, है ना, तो ओमेगा²। तो इससे भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ आई के जगह अगर हम स्फेयर की बात करें, फॉर स्फेयर, तो आई के जगह हाफ mr² और ओमेगा की जगह v/r² है, तो स्क्वायर r² कटा m और बचा gh बराबर v²/2, यहाँ बचा v²/4। सॉल्व करेंगे तो 4v², 2v², 6v²/8। यहाँ से v² निकालेंगे तो हो गया 8gh/6, तो v बराबर हो गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 gh का अंडर रूट। ये v हो गया। एक्सेलरेशन कैसे निकाले, तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे था, है ना, मान लेते हैं एक्सेलरेशन a था, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। हम यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, पर हालांकि वो लग रहा है इसलिए तो रोल कर रहा है, पर हम उस मेथड से नहीं बनाएंगे। तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो पहले वेलोसिटी 0 था, अब वेलोसिटी v हो गया, तो कितना रहा होगा एक्सेलरेशन, है ना, पहले वेलोसिटी 0 था अब इतना हो गया। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन निकालना है, और ये डिस्टेंस भी चलो हमें मालूम ही है ना, तो डिस्टेंस भी मालूम है l, एंड दिस l इज अगर आप निकालोगे तो आपको आएगा h/sin थीटा। तो हमें जैसा हमें अब हमारे पास डेटा है उस हिसाब से हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, v² बराबर u² प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी v² क्या हो जाएगा इसका इसका v² क्या हो जाएगा 4/3 gh, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस s इज h/sin थीटा। तो यहाँ से a निकालते हैं, h कट गया, 4/3 g इज इक्वल टू
2a बाय साइन थीटा, तो a इज इक्वल टू 4/3 g साइन थीटा बाई 2, तो ये हो गया 2। तो ये, तो इससे भी हमारा 2/3 g साइन थीटा और इससे भी हमारा तो आ गया।